हाय। तो अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन फिर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। डिफरेंशियल, थोड़ी सी लाइन मोटी कर लेते हैं, मीडियम साइज रखते हैं। डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैं करने वाला हूँ वो है फॉर्मेशन तो हमने कर लिया। अब हम करने वाले क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डीई। तो कोई बच्चा बोले कि फॉर्मेशन और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो फॉर्मेशन करते वक्त तो हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने उसे रिमूव करना है। अगर मैं बात करूँ कि एक लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, तो आंसर है y इक्वल टू एम एक्स। एक पर्टिकुलर स्लोप के लिए एक यूनिक लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है। फिर ये भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे m अलग होगा। फिर ये भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में, यहाँ पर भी m अलग होगा। फिर मतलब ये 60 डिग्री पे है तो tan 60 √3 हो जाएगा। ये 45 डिग्री पे है तो 1 हो जाएगा। ये 120 पे है तो tan 120 निकाल लो, सो माइनस tan 60 हो जाएगा। तो अलग अलग स्लोप आएंगे। तो यहाँ पे m एक आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो अगर हम फॉर्मेशन करते हैं तो हमारा टारगेट ये होता है कि y इक्वल टू एम एक्स दिया गया है, y इक्वल टू एम एक्स दिया गया है और m एनी हाउ निकालना है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m इंटू 1, ठीक है। सो m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, से नंबर 2। अब फिर अगर मैं ये m यहाँ डाल दूँ सो बन गया मेरा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये मेरा आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो था फॉर्मेशन। अब सॉल्यूशन में अगर कोई आपसे पूछ दे कि चलो बताओ ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस कर्व के लिए था, किस तरह के कर्व के लिए था, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अभी तो हम देख रहे हैं, हम तो कह सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स के लिए था, लेकिन अगर मान लो, चलो अपने दिमाग से इरेज ही कर दो कि तुमने इसे देखा है। अब तुमसे कोई पूछ दे कि वो डिफरेंशियल निकालो, ठीक है, वो कर्व का इक्वेशन निकालो इसको देख के, ठीक है, जिसके लिए आर्बिटरी रिमूव करके, ये तो देख के ही पता चल गया कि एक ही आर्बिटरी था। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, dy और dx को न्यूमरेटर में पहले लेके जाते हैं। तो यहाँ पर y dx हो जाएगा, यहाँ पर x dy हो जाएगा। फिर जिस तरफ dy है उधर सारे y के टर्म्स लेके जाते हैं, जिधर dx है वहाँ सारे x के टर्म लेके जाते हैं। तो ठीक है, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये आ जाएगा ln ऑफ x इक्वल टू ln ऑफ y, कांस्टेंट इधर डाल दो, ln ऑफ c। कुछ लोग बोलेंगे ln ऑफ c क्यों डाला, डायरेक्ट c क्यों नहीं डाला। ठीक है, c डाल देते हैं, लेकिन ln c डालना लॉजिकल था, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इक्वल टू c, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, ln ऑफ x बाई वाई इक्वल टू c। तो x बाई वाई इक्वल टू ई रेस टू सी। कोई बच्चा बोले ऐसा क्यों किया आपने, तो मैं बोलूँगा देखो ये तो पढ़े ही हो गया आप लोग, लॉग अल्फ़ा टू द बेस बीटा, लॉग अल्फ़ा टू द बेस बीटा इक्वल टू एम। तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा रेस टू एम, एक तो ये फंडा लग रहा है। फिर अगर कांस्टेंट है और उसके पावर में भी कांस्टेंट है तो फिर एक कांस्टेंट आंसर आता है। कोई बच्चा बोलेगा ये क्यों किया, तो ई एक नंबर होता है 2.732 और सी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो x अपॉन वाई इक्वल टू से कांस्टेंट लैम्डा। फिर वो बच्चा मुझे डेफिनेटली इस बात पे ज़रूर पिंच करेगा, सर वहाँ तो y इक्वल टू एम एक्स आ रहा था। कोई बात नहीं,
यहाँ पर अगर हम करें तो y इक्वल टू 1/λ(x) हो गया, ठीक है। तो 1/λ को कुछ भी एक नाम दे दो, क्योंकि m तो कांस्टेंट था, तो y इक्वल टू mx हो जाएगा। तो होपफुली जो आंसर आ रहा है y इक्वल टू mx के लिए ही बताया जा रहा है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो अब हम ये जो मेथड हमने किया उसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सॉल्यूशन, जो फॉर सॉल्यूशन ऑफ, टाइटल डाल देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब कोई बच्चा बोले वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है? इस मेथड में एक तरफ dx एक तरफ dy किया जाता है। तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन होगा f ऑफ x dy इक्वल टू f ऑफ y dx। पहले तो आप dx और dy को न्यूमरेटर में मेंटेन करो, जिधर dy है उधर सारे y के टर्म्स, जिधर dx है उधर सारे x के टर्म्स लेके आओ और फिर आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। क्लियर हुआ? फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने सोचा कि सबसे बेहतर है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को सॉल्व करना, और जो बच्चा जेई सीखना चाहता है, मैं डे 1 से चिल्ला रहा हूँ कि जिनको जेई में कुछ अच्छा करना है वो आप अपने बोर्ड की बुक को पहले अच्छा करो। आपकी बोर्ड की बुक जितनी अच्छी होगी आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा फ्लरिश होंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक का कुल मिला के 70% हिस्सा जो है, ठीक है, उतना जेई मेंस तक आता है। हाँ, एडवांस के लिए थोड़ा सा आपको मतलब आउट ऑफ द बॉक्स मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जेई मेंस के लिए अगर आप टेक्स्ट बुक को पढ़ के उसके साथ साथ कुछ रेफरेंस बुक सॉल्व कर लो तो आई होप, फिर मुझे नहीं लगता है कि कुछ आपको एडिशनल करना पड़ेगा। ठीक है, टीचरों की अपनी अपनी चॉइस होती है, बहुत सारे टीचर बहुत सारी बातें करते हैं, तुम तो वो करो जो तुम चाहते हो, बट बेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। मैं डे 1 से यही कह रहा हूँ, बेस जितना सही होगा चीज़ें उतनी ज़्यादा समझ में आएंगी। तो चलो हम करने जा रहे हैं 6.3 एक्सरसाइज 6.3, और इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। और सारे क्वेश्चन मेरा टारगेट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो बुक है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने सब क्या कहा कि सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि dy और dx शुड बी इन न्यूमरेटर होना चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए कि dx और dy दोनों न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप यूँ कर लो, dy इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। जब आपने ये कर लिया तो इसका आगे का स्टेप भी बहुत आसानी से हो जाएगा, जिधर dy उधर सारे y के टर्म्स मेंटेन करो, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, जब हमने सेपरेट कर लिया तो हम इंटीग्रेट करेंगे। अब एक सवाल खुद से पूछो कि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव होता है क्या विथ रिस्पेक्ट टू वाई, या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर? क्योंकि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बहुत बार बच्चों को याद नहीं रहते, तो सिर्फ डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछोगे तो भी आंसर आएगा। tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी, ठीक है। अब बोर्ड में तुम यहाँ भी छोड़ोगे तो भी चलेगा, हाँ जेई में तो बट ऑब्वियस आगे भी करना है। जेई वाले क्या करते हैं, tan इनवर्स ऑफ y माइनस tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू सी, tan इनवर्स ऑफ y माइनस x अपॉन x1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू सी। फिर टेकिंग tan ऑन बोथ साइड,
क्योंकि इनवर्स फंक्शन तो 1 to 1 होता है ना। तो ये आ गया tan c। tan c itself इज अ कांस्टेंट, तो उसे एक लैम्डा नाम दे दो, y माइनस एक्स अपॉन 1 + xy इक्वल टू लैम्डा। ये है। तो देखो कांस्टेंट का तो कोई भी नाम दिया जा सकता है, कांस्टेंट के नाम से सर मुझे ये आया, मुझे वो आया नहीं। अच्छा कोई बच्चा बोले सर मुझे x माइनस वाई आया, ठीक है, तो भी राइट है, क्योंकि इसका माइनस उठा के यहाँ दे दो। फिर बोलेगा सर वो कांस्टेंट को माइनस नहीं है, तो ठीक है एक न्यू कांस्टेंट नाम दे दो, माइनस लैम्डा इज गोइंग टू बी से माइनस के, ठीक है। तो होपफुली इस तरह आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। log ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू log ऑफ, क्वेश्चन है नंबर 2 का सेकंड, log ऑफ dy बाई डी एक्स, log ऑफ dy बाई डी एक्स, log ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3y, ठीक है। अब डेफिनेटली बहुत बच्चों को मन में आता है क्या करें सर, इसको कैसे प्रोसीड करें, ये इसमें क्या लॉजिकल थिंकिंग होगी, कैसे अप्रोच होगा। तो डी वाई डी एक्स कैसे निकलेगा, पहले तो लॉग हटाओ। तो कोई बच्चा बोलेगा कैसे हटाए, तो इसका बेस तो ई है, हट जाएगा, आराम से हटेगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू 2x प्लस 3y हो जाएगा। फिर एक बच्चा बोलेगा चलो ठीक है, फिर अगला स्टेप, बस जिधर एक तरफ dx एक तरफ dy न्यूमरेटर में मेंटेन करो। फिर एक बच्चा बोलेगा चलो कर लिया, अभी इसका क्या। तो होपफुली अगर तुमने लॉ ऑफ इंडाइसिस बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो तुम्हें ये वाला रूल भी आता होगा कि e रेस टू m प्लस n इज नथिंग बट a रेस टू m इंटू a रेस टू n। फिर तुमने कहा हाँ ये भी इजी है, ये भी मुझे आता है, ठीक है। ये करने के बाद तुम इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे e रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 3y dx, ये लिखा जाएगा। फिर आगे की चीज़ तो और इजी हो गई, डी वाई अपॉन ई रेस टू 3y ई रेस टू 2x इंटू डी एक्स। फिर हम इंटीग्रेट करेंगे ई रेस टू माइनस 3y डी वाई इक्वल टू ई रेस टू 2x डी एक्स, ठीक है। फिर थोड़ा सा इस गैप में लिख देते हैं। फिर ये तो हर बच्चा जानता होगा फॉर्मूला कि इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एम एक्स डी एक्स कुछ और नहीं होता है, ई रेस टू एम एक्स अपॉन एम होता है, ई रेस टू एम एक्स अपॉन ये एम होता है प्लस सी। तो अगर आप ये फॉर्मूला जानते हो तो फिर तो आपको दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। तो ये हो गया ई रेस टू माइनस 3y अपॉन माइनस 3, ठीक है। ये ई रेस टू 2x अपॉन 2 प्लस सी। अब एक बच्चा बोलेगा और क्या करें, सिंप्लीफाई कर लो। अब बहुत इससे ज़्यादा तो कुछ किया भी नहीं जा सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा है तो इसको 1 अपॉन ई रेस टू 3y कुछ ऐसा लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह ही कर सकते हो आप, उससे ज़्यादा क्या करोगे। फिर कोई इसी बच्चे ने बोला कि सर और क्वेश्चन बताओ। ये फिर मैं बोलूँ जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड अच्छा मेथड है। y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये तो तुम खुद ही कर लोगे, ये तो एकदम चिंदी क्वेश्चन है, ठीक है। चिंदी क्वेश्चन होने के नाते ये वाला तो मैं नहीं बताऊंगा। फोर्थ वाले पे आता हूँ, सेक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई, सेक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई। सो मैं लिख देता हूँ सेक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई,
सेक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर वाई टैन एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है। फिर अगर मैं पूछूं कि कैसे किया जाएगा, तो बच्चे तो अब बोलेंगे कि अब तो ये बहुत इजी है, लेकिन बच्चे बोलेंगे सर बीच में प्लस है। प्लस है तो क्या हुआ, एक टर्म उस साइड लेके चले जाओ, बरोबर है। सेक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक्स स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई, फिर सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टैन एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टैन वाई। और ये करने के बाद फिर आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लो, इंटीग्रेटिंग। फिर एक बच्चा बोलेगा ठीक है इंटीग्रेटिंग कर दिया, आंसर क्या होगा। सोचो आंसर क्या होगा, उसके लिए फिर तुम्हें फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा। बिना फॉर्मूला सोचे तुम्हें आंसर नहीं आएगा। अगर पढ़े होगे ये रूल कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, अगर ये रूल पढ़े होगे तो डेफिनेटली इसका आंसर भी तुम्हें आएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। सो इसके हिसाब से तो फिर ये वाला पार्ट आना चाहिए, ln ऑफ मॉड ऑफ टैन एक्स इक्वल टू माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ टैन वाई। ठीक है। अच्छा कोई बच्चा बोले फिर कांस्टेंट सी लिखूं, देखो ln सी लिख दो, अदरवाइज क्या होगा, जो पीछे वो मतलब बहुत सारा शोर शराबा किया ना, वही चीज़ हो जाएगी, कोई मीनिंगलेस चीज़ हो जाएगी। ये हो जाएगा ln ऑफ टैन एक्स। कोई बोले कौन सा शोर शराबा किया, अरे वो ln एक साथ करके फिर वो ई रिश्तु में कन्वर्ट करते थे ना। ये बच्चा बोलेगा तो फिर कहीं पर भी ln सी लगा देने का नहीं, जब सारी चीज़ें लॉग में आया तो कांस्टेंट को भी लॉग में लिखो। तो फिर देखो अभी ये इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, टैन एक्स इंटू टैन वाई इक्वल टू ln सी। अच्छा बच्चों के माइंड में एक मिथ भरा होता है कि सर फिर ln काट देंगे। लॉग 1:1 फंक्शन होता है, इसलिए लॉग को हटाने के लिए दोनों साइड एंटी लॉग लिया जाता है, तो आंसर आता है टैन एक्स इक्वल टू टैन वाई। सर ने काटा नहीं है, बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं कि देयरफॉर ln दोनों साइड से चला जाएगा। टेक्निकली ये गलत है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये चीज़ गलत है। ठीक है। फिर अगले पेज पे जाते हैं। तो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, और जो आप देख रहे हो क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। 5th पे जाते हैं, cos x cos y dy। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ये तो आराम से निपट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पहले 6 की बात कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के। ये तो फिर बच्चों वाला क्वेश्चन है कि dy इक्वल टू माइनस के डी एक्स, फिर इंटीग्रेटिंग सो y इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस सी। दैट्स इट, वी गॉट आंसर। कोई लॉजिक वाला तो था नहीं। अच्छा कुछ बोलेंगे कि सर फिर इतना इजी क्वेश्चन क्यों बताया। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन सोचने पे मजबूर कर देते हैं। बहुत बार देखा है मैंने कि क्वेश्चन अगर इजी है तो बच्चे तो उसमें कुछ अलग ही करके आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इतना इजी कैसे पूछ दिया। अब अगला आते हैं कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। चलो लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर वाई
डी वाई, ठीक है, एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई वाई इक्वल टू 0, ठीक है। फिर कोई बच्चा बोले हाँ कैसे करेंगे इसको, ठीक है, पहले दो अलग अलग साइड तो करो, कॉस स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर वाई इंटू वाई डी वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। अब एक बच्चा डेफिनेटली एक क्वेश्चन उठाएगा कि सर इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो कॉस स्क्वायर वाई को तो आप लिख दो 1 प्लस कॉस 2y अपॉन 2 लिख दो, इसे लिख दो 1 प्लस कॉस 2y अपॉन 2 इंटू वाई डी वाई माइनस 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू एक्स डी एक्स। अगले पेज पे जाते हैं, दोनों जगह से 1/2 तो कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस 2y इंटू वाई डी वाई इक्वल टू 1 माइनस था यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x डी एक्स। थोड़ा इस पे नज़र घुमाओ तो आपको आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ वाई इंटू कॉस 2y डी वाई इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ, आई होप यहाँ पे x था, थोड़े सही कर देते हैं, यहाँ पे था x डी एक्स, तो माइनस एक्स डी एक्स माइनस एक्स कॉस 2x डी एक्स, ठीक है। तो अब हमने इसे एडजस्ट कर लिया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो सीधे सीधे y⁻²1, इसका तो आंसर y⁻²/2, और ये बाई पार्ट्स है, तो आइलेट अगर मैं लिखूँ भी, अगर मैं यहाँ लिखूँ आइलेट, तो न तो इन्वर्स है न तो लॉग है तो अलजेब्रिक ट्रीगो, इस हिसाब से तो ये u है u, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ v cos 2y dy। तो ऐसे पूछूं कि cos 2y किसका डेरिवेटिव होता है, cos किसका डेरिवेटिव होता है, तो फटाक से आएगा sin 2y/2, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ, फिर ये तो वही रहेगा sin 2y/2, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, हाँ, sin 2y/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y1 dy, यहाँ पर भी माइनस x²/2 माइनस वही सेम यही चीज़ कॉपी करनी है, x sin 2x/2 प्लस इंटीग्रल ऑफ sin 2x/2 इंटू 1 इंटू डी एक्स। फिर एक साइड ले लो इसको, x²/2 प्लस y²/2, बच्चे बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहाँ गायब कर दिया, लिख दो ना +c1, ठीक है, या क्योंकि अभी इसका आंसर लिखोगे ना, हाँ
फिर ये तो इधर आ गया, फिर ये हो गया y साइन 2y/2 प्लस y साइन 2y/2 प्लस x साइन 2x/2। ठीक है, इसको भी मैं उस साइड लेके आया, इसको भी मैं उस साइड लेके गया। फिर इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस, तो ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 2y/4। ये माइनस हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो प्लस कॉस 2x/4 और इक्वल टू सी। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेफिनेटली वी आर अप्रोचिंग टू अ कॉमन आंसर। आई थिंक हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2, ठीक है, 2y साइन 2y प्लस 2x साइन 2x प्लस कॉस 2y प्लस कॉस 2x इक्वल टू सी। तो कोई क्वेश्चन तो था नहीं, है एकदम इजी सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा तरीका आना चाहिए इंटीग्रेशन के सोचने का। फिर अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। अपने आप में ये भी बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 8, अगले पेज पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 6.3 एक्सरसाइज, 6.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे है, उसका क्वेश्चन 8 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम दिखाने लगा। y3, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। इरेजर ले लेता हूँ मैं। ओके, अब ठीक है। चलो, y³ माइनस dy/dx, y³ क्या हो गया, y³ माइनस dy/dx, y³ माइनस dy/dx इक्वल टू x² dy/dx। ठीक है, कोई बच्चा बोले कैसे करना है, कैसे करना है मतलब इसे यहाँ ले लो, dy/dx ये हो जाएगा x² + 1। तो ये टर्म मैंने इस साइड ले लिया, तो फिर ये dx इस साइड आ जाएगा, उसके नीचे x² + 1 आ जाएगा, dy इधर आ जाएगा, इसके नीचे y³ आ जाएगा। इंटीग्रेट, तो ये तो tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, और y⁻³ मतलब y⁻² + c। तो फिर इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं। थोड़ा सा सेंस से यूज़ करो तो अभी समझ में आ जाएगा क्या करना है आगे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगले पेज की तरफ जाते हैं। पेज, चलो क्वेश्चन है 2, 9th वाला है। 2e⁻x + 2y dx माइनस 3dy इक्वल टू 0। ये तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2e⁻x इंटू e⁻2y dx इक्वल टू 3dy। ठीक है,
2 e raised to x dx equal to 3 dy upon e raised to 2y. 2 e raised to x dx equal to 3 e raised to minus 2y dy. ये फिर हो जाएगा 2 e raised to x इक्वल टू 3 e raised to minus 2y बाई माइनस 2 प्लस सी। बस, और तो कुछ था नहीं इसमें। ऐसा भी नहीं था कि जो तुम्हें न समझ में आए। तो इजी था ये प्रॉब्लम, इसमें कुछ खास नहीं था। चलो एक प्रॉब्लम और लास्ट करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड एटलीस्ट टेंटेटिवली थोड़ा बहुत हो जाएगा। 10th वन की बात कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू वाई। फिर क्या किया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू वाई। फिर dy बाई डी एक्स ई रेज टू वाई ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन ई रेज टू वाई फिर ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ई रेज टू माइनस वाई अपॉन माइनस 1 ई रेज टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। तो ये आ गया आंसर। तो अब हमने ख़त्म कर लिया है ये सारी चीज़ें। तो चलो ठीक है, अब इसके बाद अगले वीडियो में सीखेंगे, लेकिन थोड़ा पर्टिकुलर सोल्यूशन टाइप चीज़ सीखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। एक बार वीडियो गो थ्रू करो एंड आई होप